वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज इस क्लास के अंदर हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोकेमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिससे हर किसी को, मेरे हिसाब से 100 में से 90 लोगों को, 90 स्टूडेंट्स को डर ही लगता है, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये 3 से 4 चीजें हैं जो इस पूरे चैप्टर के अंदर आती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि यहां से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। शुरुआत करते हैं। आगे चलने से पहले मेक श्योर टू डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की पहुंचती रहे और जो भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी होती है आप यहां से कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ जो पीडीएफ है आज की इस क्लास का और बाकी जितनी भी आपकी क्लासेस हो रही है सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहला सवाल जो हम करने वाले हैं वो है डिफाइन मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म होता क्या है और उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। सेकेंड, गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी यानी कि एम्डेन मेयरहोफ पाथवे क्या होता है ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इनके बीच का डिफरेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इसके बाद राइट अ नोट ऑन क्रेब्स साइकिल, टीसीए या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, तीनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कहां होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको यहां एक्सप्लेन करना है। इसके बाद व्हाट इज कीटोलाइसिस और उसके यूटिलाइजेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांस एंड डीअमीनेशन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन द बॉडी, यानी अल्टीमेटली आपसे ये यूरिया साइकिल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन हाइपर कोलेस्ट्रोलिया, फैटी लिवर एंड इसी के साथ ही साथ कीटो एसिडोसिस। तो ये आपके पास 10 सवाल है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक एक करके और देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म अब होता क्या है, ठीक है। जो ये पूरा चैप्टर है ये है क्या, एंड इसी के साथ ही साथ इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, यानी क्यों ये होना जरूरी होता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कुछ भी है, अगर उसके सांसें चल रही हैं तो एक चीज याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती है, खुद से बन या खुद से टूट नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, चाहे वो कितना ही सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, कितना ही आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता ही है, ठीक है। अब होगा क्या, ये होता क्या है मेटाबॉलिज्म, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी चीज जो सम होता है सारे केमिकल रिएक्शंस का जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक रोटी खाते हो, लेकिन वो रोटी आपकी बॉडी के अंदर रोटी के फॉर्म में नहीं रहती है ना। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, तो यही जो स्टार्च से ग्लूकोज का बनना यानी उसका टूटना, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के बारे में बात करते हैं। दीज रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। अल्टीमेटली हम क्या ही कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम एनर्जी ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम अपने जो लिविंग जिंदा रहने के जो काम है वो हम कर सके। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स नीडिंग फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही सिंपल सी बात है भैया, ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए बॉडी का, है ना, और जो मेंटेनेंस है बॉडी के टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, वो रहना चाहिए। उसी काम के लिए जिस एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी आपको मिलती है मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब इसके काम क्या क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले ग्रोथ एंड रिपेयर, वही बात है। मेटाबॉलिज्म जो कि बिल्डिंग करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी सेल्स का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, तो ये पहला इसका काम है। इसी के साथ ही साथ डाइजेशन में हेल्प करेगा। कैसे,
मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो टूटेगा ग्लूकोज में, ठीक है। आप लोगों ने प्रोटीन खाया, वो टूटेगा अमीनो एसिड में। लिपिड खाते हैं तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है। यही चीज मेटाबॉलिज्म भी करेगा। मूवमेंट कैसे, अब मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है? देखिए, मेटाबॉलिज्म हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो चलने फिरने में, सोचने में, काम करने में, हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूविंग, थिंकिंग एंड एनेबलिंग मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका ये मेटाबॉलिज्म। हार्मोन लेवल्स को मैनेज करने में, उनको सही ढंग से रखने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर हार्मोन है जिसका ओवर सिक्रेशन हो रहा है और वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, तो उसके ओवर सिक्रेशन की वजह से टॉक्सिसिटी होगी, एनलार्जमेंट वगैरह हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हर एक चीज का मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी होता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, हर एक चीज का, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके बाद ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स को भी मेंटेन करने में, सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। कैसे? मेटाबॉलिज्म सपोर्ट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ टी सेल। टी सेल क्या है? लिम्फोसाइट्स होती हैं, जिनको हेल्पर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है ना। इनका काम है एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करना, बनाती नहीं है, ये हेल्प करती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। क्वेश्चन है, गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस और एम्डेन मेयरहोफ पाथवे, यानी ईएमपी। क्या होता है ये? ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते हो, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते हो। ये एक 10 स्टेप प्रोसेस होता है, यानी इसके बीच में 10 स्टेप का जो होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर पायरुविक एसिड बनेगा। और ये साइटोसोल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, कोई यहाँ एक्सेप्शन नहीं है। कुछ भी एक्सेप्शन आपको यहाँ नहीं लेकर चलना है, ठीक है। तो एक इकलौता ऐसा ही पाथवे है, ये इकलौता पाथवे है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, हर एक ऑर्गेनिज्म में, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। अब 10 स्टेप प्रोसेस है, तो पहले मैं सारे स्टेप बना ही देती हूँ, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये आपके पास है पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस और एम्डेन मेयरहोफ पाथवे। अच्छा, एम्डेन मेयरहोफ क्या, जो उन्होंने दिया था ना, वही थे एम्डेन मेयरहोफ। चलिए, इसीलिए उनके नाम पर ये पड़ा। सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म में होगा, याद रखिएगा, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। चलिए, सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज, क्लियर। इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एक ऐसा एंजाइम जो इस पूरी रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम इसे रेट लिमिटिंग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब मैं क्या ही करूं कि आपको याद तो नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ, आपको अगर याद है तो ये इस तरीके से अगर आप लोग बनाओगे तो ये बहुत इजी तरीका है, ठीक है, याद करने का। चलिए, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से बनता है दो चीजें, जीएपी यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड इसी के साथ ही साथ डीएचएपी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। दो चीजें बनती है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, और यहां जो एंजाइम यूज होगा दैट इज एल्डोलेज, ठीक है। हमको किससे लेना देना है? हमको लेना देना है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। यहां तक था फेज 1, क्लियर। इसके बाद हमारा फेज 2 शुरू हो जाता है, जहां से दो दो कंपोनेंट बनना शुरू होंगे, यानी दो ही बनेंगे 1,2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, क्लियर। इसके बाद यहां से दो ही मॉलिक्यूल बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के विद द हेल्प ऑफ काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज से। दो मॉलिक्यूल बनेंगे फॉस्फोग्लिसरेट के विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज। दो ही मॉलिक्यूल बनेंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट से विद द हेल्प ऑफ एनोलेज। एंड लास्टली दो ही आपके मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट के विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज। तो ये है आपके पास पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस, और यू कैन से ईएम पाथवे यानी एम्डेन मेयरहोफ पाथवे, क्लियर। चलिए,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है? देखो ये दोनों ना मिलकर ही पूरा मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर एक पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है। देखो, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कट, याद रखना, याद करने की इजी सी मतलब ट्रिक जैसा है। कैटाबॉलिज्म कट यानी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस को अगर आप छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स के अंदर तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। Catabolism refers to the breakdown of complex molecules into simpler molecules, releasing energy in the process. For example, आप स्टार्च खाते हैं जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अब ये स्टार्च तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब तो नहीं किया जा सकता है, तो ये स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटना, कन्वर्ट होना, ब्रेकडाउन होना, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसी के साथ ही साथ कैटाबॉलिज्म रिएक्शन एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी के थ्रू यूज कर ली जाती है बहुत सारे काम के लिए, और बाद में इसको हम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर भी करके रखते हैं ताकि आगे के लिए यूज की जा सके, है ना। चलिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस रिलीजेस एनर्जी which is used by the body to perform various function. It is often stored in the form of adenosine triphosphate, ठीक है, which is the primary energy carrier in cells, यानी जिसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस से ही जनरेट की जाती है। अब इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, है ना, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा। फिर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जैसे हो गया, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन्स का टूटना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन का टूटना, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल जिसको आप बोलते हैं, ये कुछ इसके पर्टिकुलरली एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इसी का दूसरा भाई है एनाबॉलिज्म। ये क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है बनना। अभी आपने कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ा, अभी आप उन्हीं सिंपलर फॉर्म्स को आपस में जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज से, जो कि एक मोनोसेक्राइड है, इससे अगर आप ग्लाइकोजन बनाते हैं जो एक पॉलीसेक्राइड है, दिस प्रोसेस इज एनाबॉलिज्म। कब किया जाता है? जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा, तो हम ग्लूकोज लेवल हाई जाएगा, तो हम कन्वर्ट कर देते हैं इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ताकि वो आगे के लिए स्टोर किया जा सके, है ना। तो कॉम्प्लेक्स चीजों का बनना और सिंपलर फॉर्म से बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। Anabolism is the building or synthesis of complex molecule from simpler ones, a process that requires energy. वहां आपने एनर्जी बनाई थी, रिलीज करी थी, यहां आप एनर्जी यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज बनाने में एनर्जी यूज होती है। अब किसी चीज को अगर आप तोड़ रहे हो, है ना, तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन किसी चीज को आप बना रहे हो तो वो एनर्जी यूज करता है। एनाबॉलिज्म एनर्जी यूज कर रहा है, कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। चलिए, एनाबॉलिक रिएक्शंस कंज्यूम एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। यही मैंने आपको अभी अभी बताया। अगर इसके भी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, तो जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो छोटे छोटे अमीनो एसिड से जोड़कर बना, ठीक है, वैसे ही ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर तब बनाए जाते हैं, फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये कुछ आपके प्रोसेस थे, कह सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल्स थे एनाबॉलिज्म के, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या डिफरेंस होता है जेनेसिस और लाइसिस में? पहले ये समझो। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन,
या सिंथेसिस, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। तो यहां भी आप लोग कह सकते हैं ग्लाइकोजेनेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझिए। अच्छा, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, ग्लाइको मींस ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन इज ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, पूरे मेटाबॉलिज्म में काम आएगी दोनों चीजें, लाइसिस और ये जेनेसिस। चलिए, डेफिनेशन यही है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज ग्लाइकोजेनेसिस, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, देखो अगर मैं इधर लिखूं तो ग्लूकोज से अगर आप ग्लाइकोजन बना रहे हैं, ये होता है ग्लाइकोजेनेसिस। अगर आप वापस इसको इसी में तोड़ रहे हैं तो ये होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्लियर? अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद पर्पस क्या है हमारा, देखो ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हो ताकि बाद में इसका यूज किया जा सके, टू स्टोर एक्सेस ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन फॉर फ्यूचर एनर्जी वर्क। ठीक है, लेकिन वहां क्या होगा, आप वापस से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल को वापस मेंटेन किया जा सके। ठीक है, टू रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी ब्लड शुगर। इसके बाद कहां होता है, दोनों ही लिवर और मसल सेल्स के अंदर, मेनली लिवर में होगा, थोड़ा बहुत मसल्स के अंदर भी हो जाता है, मेनली स्केलेटल मसल्स। अब कौन सा हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहा है, खुद ही सोचिए। पैनक्रियाज से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन जो कि एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमें कम करना है, अल्टीमेटली आपको ग्लाइकोजन बढ़ाना है। कौन से प्रोसेस में होगा? ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर होगा। ठीक है, तो यहां पर ये फेवर करेगा आपके ग्लाइकोजेनेसिस को, इंसुलिन। रीजन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है ग्लूकेगॉन। ये जो ग्लूकेगॉन है ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। जैसे ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा, ब्रेन से एक सिग्नल आएगा पैनक्रियाज तक कि आप ग्लूकेगॉन रिलीज करिए ताकि वो वापस से ग्लूकोज बनाए। ठीक है, तो उसी का ये जो रूप है ग्लूकेगॉन, ये अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज रिलीज करवा देता है। इसी का एक और भाई है, दैट इज एपिनेफ्रिन, जो रिलीज किया जाता है एड्रिनल मेड्यूला से। ठीक है जी, तो ये भी इसको फेवर करेगा। अब एंड प्रोडक्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर आप एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोजन बनाएंगे। ग्लाइकोजेनोलाइसिस के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, चल इसके बाद एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? अभी जैसा कि मैंने आपसे बताया, ग्लाइकोजेनेसिस जो कि एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो यहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, लेकिन ग्लाइकोजेनोलाइसिस यहां से एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, ताकि बाद में यूज की जा सके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। की एंजाइम्स क्या क्या होंगे? अब ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर आपको ग्लाइकोजन बनाना है तो सिंथेज का यूज तो करना ही है, इसके साथ ही साथ ब्रांचिंग एंजाइम का भी यूज किया जाता है, जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करेगा, तभी जाकर आपका ग्लाइकोजन बनता है। ठीक है, और यहां पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम जो उसको ब्रेक करेगा। कैसा प्रोसेस है बता दिया मैंने, ये एनाबॉलिक है, ये कैटाबॉलिक है। रेगुलेशन कैसे होगा? देखो रेगुलेशन कब होगा और कैसे किया जाएगा? इंसुलिन का लेवल अगर हाई है तो ये रेगुलेट होगा, इंसुलिन का लेवल लो है और ग्लूकेगॉन का लेवल हाई है तो ये रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, इफेक्ट क्या रहेगा ब्लड ग्लूकोज पर? अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस में आप ब्लड ग्लूकोज को कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, वहां आप बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का मतलब है वापस से मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बीच में। चलिए
आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारे पास है, राइट अ नोट ऑन क्रेब साइकिल, टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। घबराइए नहीं, तीनों एक ही है, एक का ही नाम है, ठीक है, ये है ये, बस ये है आपकी वो साइकिल, टीसीए, क्रेब और सिट्रिक एसिड, यही है। ध्यान से सुनना, क्या होता है, याद करना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको यहां पर प्रिकर्सर लेना है एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, इसी एसिटिल कोएंजाइम ए से शुरुआत होती है। ये एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। सिट्रेट से बनेगा आइसोसिट्रेट, अगेन 6 कार्बन का कंपाउंड। वहां से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट यानी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम ए 4 कार्बन, सक्सिनेट यानी सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन, फ्यूमरेट 4 कार्बन, मैलेट 4 कार्बन, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन। तो ये आपकी छोटी सी साइकिल है, क्रेब साइकिल। अब सवाल यहां पर कैसे बन सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप में आप NADH का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप में आप CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां। देखो, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, मैंने आपसे कहा, और ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो एक कार्बन कहां गया, ये गया CO2 के फॉर्म में, है ना। सेम एज यहां भी ऐसे ही होगा, 5 कार्बन ये है, 4 कार्बन ये है, एक कार्बन कहां गया, ये रहा। क्लियर। तो ये 2 स्टेप ऐसे होते हैं जहां पर आप CO2 रिलीज करेंगे। अब NADH का फॉर्मेशन कहां कहां होता है। पहला प्रोसेस, जब आप सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाते हैं, NADH वहां बनेगा। दूसरा, जब आप अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनाते हैं। तीसरा, NADH जब आप मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं। तो ये 3 स्टेप है जहां पर NADH बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर FADH2 भी बनता है, GTP भी बनता है, जो एक ही स्टेप में बनेंगे। कौन सा स्टेप होगा, जब आप सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना रहे होंगे, उस दौरान आप FADH2 यानी फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन दोनों चीजों का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है पूरा क्रेब साइकिल। अच्छा, इसको याद करने की एक छोटे से ट्रिक भी है, अगर आपको याद करना है इसकी मदद से आप कर सकते हैं, इजी है। यहां से शुरुआत होती है, तो आर सिटी इज केप्ट safe and secure from monsters, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप ये पूरी क्रेब साइकिल को याद भी कर सकते हैं। क्लियर। और ऐसी साइकिल पूछी जाएंगी, आपके पूछी गई है। ये जो पेपर बनाया है, ये प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए एनालाइज करके ही बनाया गया है, ठीक है। तो इनमें से मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले ही हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो, इसीलिए ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी डी फार्मा सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर्स, जो कि हर मतलब सब्जेक्ट के हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल हैं। बिल्कुल बायलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर ये आपको जो मॉडल पेपर्स है ये मिलेंगे, जो कि फ्लिपकार्ट पर विद कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हैं, ठीक है। या फिर ये दिए गए नंबर्स पर भी आप लोग कांटेक्ट करके इनको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस के अंदर सारी चीजें इसके अंदर गिवन है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अब कैसे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही सवाल आता है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को कैसे लिखें अगर वो इस तरीके से पूछा जाए तो ध्यान से सुनिएगा। बीटा ऑक्सीडेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। आपको यहां पर एक्टिवेशन करना है फैटी एसिड का। कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे तो पूरे नंबर ही मिलेंगे। देखो, आपको याद रखना है कि कभी भी अगर इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो आप पैराग्राफ राइटिंग को बिल्कुल भी ना लिखें, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। ट्राई करो स्टेप्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है, जैसे कि ये वाला है। सबसे पहले आप फैटी एसिड का एक्टिवेशन करेंगे, किसके अंदर, असाइल कोएंजाइम ए के अंदर, विद द हेल्प ऑफ थायोकाइनेज, ठीक है। आप इसको
जो रिएक्शन की फॉर्म होती है ना, एसिड, फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू असाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ थायोकाइनेज। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं या फिर ऐसे लिखो। इसके बाद रिएक्शन ये जो होती है ये 2 स्टेप्स के अंदर होगी, जिसके अंदर आपको एटीपी कोएंजाइम ए और मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जो फैटी एसिड होता है वो एटीपी के साथ बाइंड होगा असाइल एडिनाइलेट बनाने के लिए, एंड इसके बाद ये असाइल एडिनाइलेट कंबाइन होता है कोएंजाइम ए के साथ ताकि वो असाइल कोएंजाइम ए बनाए। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट है, इसको भी आपको लिखना होगा। क्लियर, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, दूसरे स्टेप में ट्रांसपोर्टेशन होता है इस असाइल कोएंजाइम ए का माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपने अभी अभी बनाया है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है पूरा प्रोसेस। ये 4 स्टेप्स है, जिसमें सबसे पहला होगा असाइल ग्रुप, जो असाइल कोएंजाइम ए का ही पार्ट है, वो कार्निटीन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना कार्निटीन यहां पर एज अ कैरियर प्रोटीन, कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा। इसका और कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक जगह से उसको उठाएगा असाइल को और अंदर की तरफ लेकर जाएगा, बस इतना इसका काम होता है। असाइल कार्निटीन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, और यही एक स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन है जिसको आप कार्निटीन बोलते हैं। कार्निटीन असाइल ट्रांसफर सेकंड कन्वर्ट्स असाइल कार्निटीन टू असाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद कार्निटीन वापस से बाहर की तरफ आ जाता है ताकि उसको दोबारा से इसी काम के लिए यूज किया जा सके। तो ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, अगर तीसरे स्टेप की बात करें तो यहां पर प्रॉपर होता है बीटा ऑक्सीडेशन मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के। अगर डायग्राम बना दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, देखो कैसे होता है, यहां पर कुछ आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह की जो रिएक्शन है वो पढ़नी है। जैसे सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है ऑक्सीडेशन। जो असाइल कोएंजाइम ए होगा उसका डिहाइड्रोजनेशन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एफएडी डिपेंडेंट फ्लेवोएंजाइम, जिसका नाम है असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस, और यहां पर डी और ई कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में यानी हाइड्रेशन के अंदर आप इस इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज का लेकर आएंगे ताकि वो हाइड्रेशन कर सके इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस, और वहां से अल्फा, ये अल्फा आप लोग कर लो, अल्फा नहीं है बीटा है। ठीक है, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए यहां से बना देते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस है। तीसरे में फिर से ऑक्सीडेशन किया जाएगा, जो भी आपने बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बनाया इसको आप दोबारा से ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा इसका ताकि वहां से आप NADH का फॉर्मेशन कर सको। ठीक है, एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट यहां से बनेगा दैट इज बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। क्लियर, बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। और फाइनल रिएक्शन में क्या होता है, क्लीवेज। फाइनल रिएक्शन इन बीटा ऑक्सीडेशन इज द लाइब्रेशन ऑफ अ 2 कार्बन फ्रेगमेंट, जिसको आप एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं। कहां से रिलीज हुआ, असाइल कोएंजाइम ए से। क्लियर, और ये होता है थायोलाइटिक क्लीवेज एंजाइम की हेल्प से कैटालाइज्ड बाय बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए थायोलेज। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है आपके जो रिएक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन, लेकिन याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले याद रखना कि जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है बीटा ऑक्सीडेशन का दैट इज एसिटिल कोएंजाइम ए। तुमको इससे लेना देना है, जब तक ये ना बने समझ लेना तुम्हारी बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, और ये बनेगा क्लीवेज से। ठीक है, तो याद रखना, समझे। चलिए, ये आपको याद करनी पड़ेगी पूरी की पूरी रिएक्शन, तभी जाकर आपको समझ में आएगी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कीटोलाइसिस, एक्सप्लेन यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। अब कीटोलाइसिस क्या होता है और उन कीटोन बॉडीज का क्या यूटिलाइजेशन है हमारी बॉडी में, ये आपको बताना है। याद रखना, लाइसिस का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ब्रेक डाउन, और कीटो यानी कीटोन्स, तो कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन इज कीटोलाइसिस। ठीक है, चलिए क्या होता है कीटोलाइसिस, एक ऐसा मेटाबॉलिक या आप कह सकते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी मदद से कीटोन बॉडीज को तोड़ा जाता है उनकी एनर्जी यूज करने के लिए आपके बॉडी के अंदर। क्यों किया जाएगा, देखो प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन
प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, इस दौरान जब ग्लूकोज लेवल खत्म हो जाता है तब ये कीटोन बॉडीज काम आती है ना, और ये खतरनाक भी होती है। कैसे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अगर बहुत ज्यादा इनका ब्रेकडाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम्स भी होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। कीटोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस जो आपकी बॉडी करती ही करती है अगर प्रोलॉन्ग स्टारवेशन हो जाए या फिर फास्टिंग हो जाए बहुत ज्यादा लंबे समय तक, ताकि एनर्जी को रिलीज करके उसको यूज किया जा सके इन द प्लेस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की जगह। चलिए, कीटोलाइसिस मेनली अकर्स इन टिश्यूज जैसे कि हार्ट, स्केलेटल मसल्स, ब्रेन, which can directly use ketone bodies as an alternative to glucose। यही मैंने आपको बताया, ग्लूकोज की जगह ऑल्टरनेटिव में आपको कीटोन बॉडीज को अगर यूज करना है तो उसके लिए कीटोलाइसिस करना ही पड़े। ठीक है, इसी के साथ ही साथ द प्रोसेस ऑफ कीटोलाइसिस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ कीटोन बॉडीज इनटू द एसिटिल कोएंजाइम। अगर आप लोग जानते हैं कीटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसिटिल कोएंजाइम ए से 3 कीटोन बॉडीज बनाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कीटोजेनेसिस है, कीटोलाइसिस इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जब आप इन कीटोन बॉडीज से वापस एसिटिल कोएंजाइम ए बना देंगे और अगर ये वापस बन जाएगा तो ये दोबारा से कहां पर चला जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में, ताकि एटीपी जनरेट कर सके। और जब वो एटीपी बनाएगा तब ये हम हमारी बॉडी में यूज कर पाएंगे। क्लियर, समझ आया कि किस तरीके से होता है? देखो, कीटोन बॉडीज वापस कन्वर्ट होती है एसिटिल कोएंजाइम ए में, ये एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल का मेन काम होता है NADH, एटीपी जनरेशन। तो जब ये बनेगा तभी तो हमारी बॉडी एनर्जी यूज कर पाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से किया जाता है कीटोलाइसिस। अब इसके बाद यूटिलाइजेशन के बारे में अगर बात की जाए तो कीटोन बॉडीज जो कि पूरी तरीके से वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स है, ये इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं आपके लिवर से अलग अलग रीजन्स में, ताकि वहां पर इनका यूसेज हो सके। एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये दोनों कीटोन बॉडीज है ना, इनको बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है, बहुत अच्छे सोर्सेस हैं ये एनर्जी के लिए आपके पेरिफेरल टिश्यूज में, जैसे कि कार्डियक, कॉर्टेक्स, स्केलेटल मसल्स एक्सेट्रा, हर जगह पर यूज किए जाते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ अगर प्रोलॉन्ग स्टारवेशन हो जाए, जैसे कि मैंने आपसे बोला, तो कीटोन बॉडीज वो बॉडीज हैं जो कि एज अ मेजर फ्यूल सोर्सेस की तरह काम करती हैं आपके ब्रेन के लिए और आपके हार्ट के लिए और आपके दूसरे ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, ग्लूकोज के ऑल्टरनेशन में। तो ये है आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड कीटोलाइसिस। आगे चलते हैं। अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसअमीनेशन एंड डीअमीनेशन। एक बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्या होता है ट्रांसअमीनेशन एंड डीअमीनेशन? देखो, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर, ठीक है, और डी का मतलब होता है रिमूवल, और अमीनेशन मतलब अमीनो ग्रुप। कहां से रिमूव करेंगे? अमीनो एसिड से रिमूव करेंगे। तो अगर आप एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरी चीज को, तो वो ट्रांसअमीनेशन हो जाएगा। अगर परमानेंटली वहां से उसको रिमूव कर रहे हैं तो वो डीअमीनेशन हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू अ कीटो एसिड इज ट्रांसअमीनेशन, और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड रिलीजिंग अमोनिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीअमीनेशन। ठीक है, पर्पस क्या है? देखो, ट्रांसअमीनेशन किया जाता है ताकि आप अपनी बॉडी के अंदर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर सके, टू फॉर्म न्यू अमीनो एसिड एंड टू रेगुलेट नाइट्रोजन बैलेंस। और उसका पर्पस होता है एक्सेस नाइट्रोजन को यूरिया में कन्वर्ट करवाना और उसको बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो इन दोनों का पर्पस समझ लेना। इसके बाद कैसी रिएक्शन है ये और कैसा टाइप है? अमीनो एसिड ट्रांसफर किया जाएगा जो कि नए अमीनो एसिड यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और उसी के साथ ही साथ एक कीटो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहां पर अमीनो ग्रुप रिमूव करके अमोनिया बनाया जाएगा और उसी के साथ ही साथ एक कीटो एसिड का फॉर्मेशन भी किया जाता है। कौन कौन से की एंजाइम होंगे? देखो, नाम में छुपे हैं।
ट्रांस अमीनेशन में ट्रांस अमीनेज का यूज किया जाता है, जिसको दूसरे भाषा में अमीनो ट्रांसफरेज के नाम से भी बोला जाएगा। और डीअमीनेशन के अंदर डीअमीनेज का यूज किया जाता है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। ठीक है भाई, जैसा नाम है वैसे ही आपके एंजाइम यूज किए जाएंगे। एंड प्रोडक्ट क्या होगा? न्यू अमीनो एसिड और एक कीटो एसिड यहां बनेगा, जैसा कि बताया मैंने। यहां अमोनिया जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, और इसी के साथ ही साथ कीटो एसिड का फॉर्मेशन होगा। कहां पर किए जाते हैं? मेनली लिवर में ही होंगे, लेकिन ट्रांस अमीनेशन लिवर के साथ साथ थोड़ा बहुत मसल टिश्यू में भी किया जाता है। यूरिया साइकिल में क्या इन्वॉल्वमेंट है? वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि वो डायरेक्टली अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि फिर अमोनिया यूरिया बनाएगा ताकि उसको बॉडी से रिमूव किया जा सके, लेकिन ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? देखो, यहां आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ी बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है एटीपी और एनएडीपी और एनएडीएच के फॉर्म में। क्लियर? इसके बाद मेटाबॉलिज्म में क्या इनका काम है? तो ये अमीनो एसिड को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी ये एनाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैटाबॉलिज्म करते हैं, ये यूरिया बनाने में हेल्प करते हैं। प्राइमरी इन्वॉल्व इन अमीनो एसिड डिग्रेडेशन एंड नाइट्रोजन डिस्पोजल, यानी ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्लियर? चलिए, तो ये आपके पास है डिफरेंशिएशन बिटवीन डीअमीनेशन एंड ट्रांसअमीनेशन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन बॉडी। अब देखो, पूरा ये जो सवाल है ये आपको घुमाने के लिए इतना बड़ा दिया गया है। सिंपली आपसे कहा गया है कि भैया यूरिया साइकिल बताओ क्या होती है, बस ये पूछा है। ठीक है, अब यूरिया साइकिल जो सबसे छोटी साइकिल है आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये है। कैसे होता है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप लोगों ने डीअमीनेशन की हेल्प से बनाया है अमोनिया, दिस इज अमोनिया, जो एक पूरी तरीके से वेस्ट कंपाउंड है, टॉक्सिक मटेरियल है, बॉडी से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट होता है ताकि टॉक्सिसिटी को कम किया जा सके। ठीक है, अब यही अमोनिया कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनाने के लिए? कार्ब अमोइल फॉस्फेट बनाने के लिए। यहां जो एंजाइम यूज किया जाएगा दैट इज कार्ब अमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, अब इसके बाद कार्ब अमोइल फॉस्फेट एंटर करेगा इस यूरिया साइकिल में, तो यानी शुरुआती कंपाउंड क्या है? कार्ब अमोइल फॉस्फेट पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्ब अमोइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलकर सिट्रोलिन बनाता है। तो शुरुआत किससे हुई भैया? ऑर्निथीन से, इसीलिए इसको हम ऑर्निथीन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये प्रिकर्सर आप कह सकते हैं। कंपाउंड क्या है शुरुआत करने वाला? ऑर्निथीन। चलिए, दोनों चीजें आपस में मिलकर सिट्रोलिन बनाएंगी विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथीन कार्ब अमोइल ट्रांसफरेज। ठीक है, सिट्रोलिन जब बन जाता है उसके बाद बनता है आर्जिनोसैक्सिनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ आर्जिनोसैक्सिनेट सिंथेज। अब ये तो बने गई, लेकिन इसके साथ साथ एस्पार्टेट भी यहां पर बनता है। आर्जिनोसैक्सिनेट जब बन जाता है फिर आप बनाएंगे आर्जिनिन। सवाल यहां से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आर्जिनिन लाइएज का यूज करेंगे और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में आप फ्यूमरेट यहां से रिलीज करेंगे, जो दूसरी रिएक्शन में यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, ये दूसरी रिएक्शंस के अंदर यूज कर लिया जाता है। और फाइनली ये जो आर्जिनिन है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथीन में प्लस यूरिया में। ये यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ऑर्निथीन दोबारा से ये साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चलती रहती है आपकी यूरिया साइकिल। पर्पस क्या है इसका? टू रिमूव एक्सेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज अमोनिया। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर उसका एक्यूमुलेशन ना हो, टॉक्सिसिटी ना हो, ये होता है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, फैटी लिवर एंड कीटो एसिडोसिस। सबसे पहले बात करते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की। देखो, जैसा नाम है वैसा ही काम। हाइपर मींस हाई लेवल, कोलेस्ट्रोलीमिया मींस कोलेस्ट्रॉल। अगर नॉर्मल अमाउंट से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। Hypercholesterolemia refers to high levels of cholesterol in the blood, particularly low density lipoprotein cholesterol, जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर इसका लेवल
हाई हो जाता है आपके ब्लड के अंदर, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब इसकी वजह से होगा क्या? देखो, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये आपके अलग अलग एरियाज में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि ब्लड वेसल, वहां जाकर इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड फ्लो ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से आपकी हार्ट डिसीजेस का खतरा बहुत इंक्रीज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी एसिड है, फैटी का सब्सटेंस है, जो कि बहुत सारे कामों के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे कि स्टेरॉइडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन इसी से ही होता है ना, बाइल एसिड का फॉर्मेशन इसी से ही होगा। तो ये जरूरी भी है, लेकिन एक नॉर्मल रेंज में इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी लेवल हाई जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ फैटी एसिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग सर्टेन हॉर्मोन्स, जिसको आप स्टेरॉइडल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये सारे। बट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यही मैंने आपसे बताया, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होगा ये ब्लड वेसल के रास्ते में जाकर रुकावट डालना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां पर ब्लड जाएगा नहीं आगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, है ना, उल्टा ये ब्लड फ्लोट कर देगा, वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। इसी के साथ ही साथ तुम्हारी डाइट क्या है, इस बात पर ये डिपेंड करता है। ओबीज लोग जो होते हैं, जिनको ओबेसिटी होता है, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। कुछ ऐसी सर्टेन मेडिकल कंडीशंस है जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी का पूरी तरीके से हट जाना तुम्हारी जिंदगी से, वो भी एक कंडीशन है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया का। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज फैटी लिवर। फैटी लिवर क्या होगा? देखिए, अगर लिवर के अंदर बहुत ही एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है फैट का, तो दैट कंडीशन इज नोन एज फैटी लिवर। ठीक है, देखो याद रखिएगा, आपके लिवर के अंदर फैट होते हैं, ऐसा नहीं है कि फैट्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं लिवर में, लेकिन एक सर्टेन रेंज तक होते हैं। अगर एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, अब इकट्ठा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। While the liver normally contains some fat, when more than 5 to 10% of the liver's weight is made up of fat, it is considered fatty liver disease. ठीक है, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड फैटी लिवर कैन लीड टू लिवर इन्फ्लेमेशन, स्कैरिंग और पोटेंशियली मोर सीरियस लिवर डिसीजेज, जैसे कि सिरोसिस और लिवर फेलियर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है लिवर, आप सभी को पता है लिवर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, अब सबसे बड़ा ऑर्गन है, जगह सबसे ज्यादा ले रहा है, तो फंक्शन भी उसी के हिसाब से करता है वो। क्लियर, बहुत सारे रोल्स प्ले करेगा। अब अगर सिरोसिस हो जाएगा, लिवर फेलियर हो जाएगा, तो फिर सारे के सारे जो रोल्स है, उसके फंक्शंस है, वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, और आपकी पूरी बॉडी का जो काम है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, समझे, अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो। इसके कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, जेनेटिक्स, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। एंड लास्ट इज कीटो एसिडोसिस। देखो याद करो, मैंने आपसे कहा था कि कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन जरूरी है, लेकिन वो कीटोन बॉडीज काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है। कीटो एसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, याद रखना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी इससे किसी की मौत भी हो सकती है, समझे। देखो होता क्या है, ketoacidosis is a serious and potentially life-threatening condition that occurs when the body produces a high level of ketones in the blood due to breakdown of fat for the energy instead for using glucose. क्या होगा? ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज नहीं कर रही है, अब ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी के लिए वो कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देगी, कीटोलाइसिस। इतना कीटोलाइसिस करेगा कि एसिडिक कंपाउंड्स यानी कीटोन बॉडीज, इनका फॉर्मेशन इतना हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी का जो पीएच है वो जाएगा भैया एसिडिक। ठीक है, और धीरे 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 बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो फेल होना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, दिस टिपिकली अकर्स व्हेन देयर इज अ सेवियर लैक ऑफ इंसुलिन। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसुलिन का कम सिक्रेशन होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से कीटोलाइसिस होगा। ठीक है,
और इन कंडीशंस ऑफ सीवियर फास्टिंग एंड स्टारवेशन। सिम्टम्स क्या क्या है? फ्रूटी स्मेल ब्रीदिंग, nausea, vomiting, abdominal pain, rapid breathing, frequent urination, fatigue and weakness, dehydration। ये सारे के सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कीटो एसिडोसिस के। याद रखना कीटोन बॉडीज आपकी एसिडिक होती है नेचर में, कीटोन बॉडीज एसिडिक होंगी नेचर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसी के साथ हमारे ये जो सेशन है आज की क्लास का यहीं पर समाप्त होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था ये मेटाबॉलिज्म, जो हमने कंप्लीट कर लिया है और मेरे हिसाब से मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करवा दिया है आपको। अब कोई डाउट अगर आपका होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो में नए चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।